हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास 8 मैथ्स उसका चैप्टर 1 है रेशनल नंबर्स, वो स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले इस क्लास में हम रेशनल नंबर्स के जो बेसिक्स हैं, एक्सरसाइज 1.1 है, उससे पहले के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। क्योंकि जब तक हम बेसिक्स को अच्छे से नहीं जानेंगे तो हम एक्सरसाइज को जो डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में हमें काफ़ी परेशानी होगी, तो ऐसे डायरेक्ट सोल्व हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे चैप्टर का नाम, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर एक्चुअली होते क्या हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और वो कैसे काम करेंगे, और अगर हम उनको सोल्व करेंगे तो रेशनल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन हमें कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, तो हम फिर क्वेश्चन देखने के बाद हम उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस होते हैं रेशनल नंबर से। फर्स्ट लर्निंग पॉइंट हमारा है इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट है रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर एक्चुअल में चीज़ क्या है। तो रेशनल नंबर के बारे में बता दूं कि ऐसे नंबर, द नंबर हु फिल या हु कैन कंप्लीट आवर 3 रिक्वायरमेंट्स, हमारी 3 शर्तों को जो मानते हैं, हमारी 3 बातों को पूरा करते हैं, वही रेशनल नंबर होते हैं। तो हम 3 क्या है, ये बोल दें कि 3 शर्त लिख दें, 3 कंडीशन लिख दें, या 3 बातें लिख दें। जो उन तीनों को मानेंगे वो रेशनल है, और जो 3 में से एक को भी ना माने वो रेशनल नहीं है, वो मतलब इरेशनल हो जाएंगे, जो कि हम आगे चल के 9th क्लास में देखेंगे। ओके, फर्स्ट हमारी क्या है कंडीशन, इट कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म। ओके, पहले आप इतना देखो, P अपॉन Q में लिखा, ये P अपॉन Q फॉर्म क्या है ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में अभी बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि P अपॉन Q में हमारी जो हमारा नंबर है वो लिखा जा सकना चाहिए, मतलब P अपॉन Q में लिख सकें हम। ओके, सेकंड क्या है कि P Q क्या होने चाहिए, ये P और Q हैं, ये होने चाहिए इंटीजर्स में से। ओके, अब आप 8th क्लास में आ गए तो ये आप ये बताने की जरूरत आपको ना पड़े, अगर पड़ रही है तो देखो थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा कि इंटीजर्स क्या चीज़ है। तो इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 एसो ऑन, -1 -2 -3 एसो ऑन, ऐसे तो वो सारे इंटीजर है, मतलब कोई डेसिमल वाला नहीं है, कोई अंडर द रूट वाला नहीं है, मतलब पूरे इंटीजर्स हैं। ओके, वो पी और क्यू में दोनों इंटीजर्स से बिलोंग करने चाहिए, ये भी इंटीजर में से कोई नंबर होना चाहिए, ये भी कोई इंटीजर होना चाहिए। ओके, बजाय सिर्फ एक शर्त के कि क्यू नेवर बी जीरो और क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तीनों कंडीशंस हैं उनको कंप्लीटली एकदम डिटेल से कि कैसे कैसे हमारी कैसे कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, मैं लिख दूं 3/7, ओके, 2/5, 9/1, -2/5, या कोई और भी नंबर हम लिख सकते हैं। मतलब हम कहें कि नॉर्मली एक फ्रैक्शन लिख दें, एक फ्रैक्शन, नॉर्मल सी एक फ्रैक्शन लिख दें हम, प्रॉपर या इम्प्रॉपर या जो भी है। ओके, वो हम फ्रैक्शन राइट कर दें, तो उसके बाद क्या है कि 3/7, तो आप देखिए P/Q में क्या हमने P/Q में राइट कर लिया इसको। तो देखिए ये एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, दो चीज़ें उसमें रहें, वही P/Q है। तो आप कहेंगे PQ, ठीक है, P और Q, ठीक है, और PQ इंटीजर्स में से है, ठीक है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है, और Q की जगह मतलब यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हम कहें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा कभी नहीं हो। अगर ये होगा, ये कंडीशन होगी, तो जीरो कभी भी डिवाइड में आ जाएगा, तो वो नंबर, उनका सॉल्यूशन जो है या उनका आंसर हम बोले तो वो अनडिफाइंड होगा, मतलब उसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। हिंदी में अगर बोले तो अपरिभाषित होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कभी भी जीरो नीचे ना आना चाहिए, डिनोमिनेटर में न आए, अगर आ गया तो फिर वो अनडिफाइंड चीज़ होगी। ओके, एक चीज़। दूसरी बात क्या है कि P और Q इंटीजर्स में से होनी चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अब एक चीज़ और देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि P/Q है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ है आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ। अभी देखिए, जैसे मैं ये लिख दूँ 10/15 लिख दें हम, तो ये एक फ्रैक्शन बन गई, 10/15 एक फ्रैक्शन बन गई, एक फ्रैक्शन तो है ये, बट क्या ये P/Q है? तो हम कहेंगे हाँ P/Q है ना, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये जीरो भी नहीं है। ओके, तो हम कहेंगे P/Q होगी, बट ऐसा नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब ये आपस में क्या है, किसी भी एक नंबर से रिड्यूस हो रहे हैं, जैसे 10 5 2 जा 5 3 जा, अब ये आगे रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, ये मतलब को प्राइम होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए यहाँ, हम फोर्थ कंडीशन तो इसको नहीं कहेंगे, बट एक लर्निंग पॉइंट कहेंगे, वेयर यहाँ एक फोर्थ कंडीशन और ले चलो हम, वेयर P एंड Q आर
को प्राइम। को प्राइम का मतलब P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब आप अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में करेंगे। कैसे? देखिए एक चीज़ 20/60 है, क्या ये P/Q है? हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 22 की टेबल में आता है और 60 भी आता है, तो मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर हो गया। मतलब ये ऐसे रिड्यूस काटे जा सकते हैं, इनको ऐसे हम काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जो काट के छोटे किए जा सकते हैं वो कभी भी क्या है, P/Q फॉर्म नहीं हो सकते हैं। P/Q फॉर्म कौन सी होगी? जो काट के एटलीस्ट मतलब लास्ट में जा करके काटने के बाद 2 बार 3 बार 5 जितनी भी बार कटता है, काटने के बाद लास्ट में जो चीज़ बचेगी वो P/Q है। तो इसकी P/Q क्या होगी? देखिए सबसे पहले तो हम क्या देखें, अगर हम थोड़ा लॉन्ग मेथड से करें तो 2 10 जा और 2 30 जा, 2 का डिवाइड किया तो 10 आया, 2 का डिवाइड किया 30 आया। अगेन 2 का किया तो 2 5 जा और 2 का किया तो 15। अगेन हमने 5 से जा रहा है, 5 1 जा और 5 3 जा। अब आप बताओ क्या इसको और आगे ऐसे काट के हम कोई एक और आंसर ला सकते हैं क्या? ऐसे मतलब इनकी ही कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ सकती है क्या? तो नहीं आएगी। ये क्या एक्सटेंडेड फॉर्म हो गई। ओके, इससे छोटा कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि 20/60 इज नॉट ए P/Q फॉर्म बट 1/3 इज P/, मतलब 20/60 की वैल्यू वही है जो 1/3 की है, बट इसको हम P/Q नहीं कह सकते, इसे हम P/Q कहेंगे। हेयर 1/3 is in P/Q form but 20/60 not। यहाँ 1/3 तो P/Q फॉर्म है बट 20/60 नहीं है। पहला काम तो हमें यही देख लेना है कि वो आपस में कटने के काट के लास्ट में कटने के बाद लास्ट में कुछ बच गया मामला, वो होना चाहिए। तो ये सारे देखो, ये भी नहीं कट रहे आपस में, ये भी नहीं कट रहे, ये भी नहीं कट रहे, ये भी नहीं कट रहे, कोई नहीं कट रहे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सारी। पहला काम तो ये देख लो। फिर ये ऊपर वाले सारे इंटीजर्स में से होने चाहिए, नीचे वाले इंटीजर्स में से होने चाहिए, ठीक है, ये भी कंडीशन हम फुलफिल कर देंगे। अब नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, बस नीचे जीरो आएगा तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, खैर हम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, या फिर रेशनल नंबर होने के लिए जो कंपलसरी जो कंडीशंस हैं वो ये हैं। देखो ये 4 कंडीशंस मैंने लिख दी, आप इसको याद रख सकते हो, या फिर आपने अगर राइट कर लिया तो आप राइट करो 4 कंडीशन। ओके, तो एक बार हम रिकॉल करते हैं कि कैसा दिखेगा। पहला क्या है, P/Q में हो। ओके, दूसरी बात क्या है, P/Q हो, P/Q हो, इंटीजर्स में से बिलोंग करें। ओके, थर्ड क्या हो, P और Q जो हैं वो को प्राइम हो, ठीक है, ये भी हो जाएगा, मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब आगे ना कट सकते हो वो। और फोर्थ चीज़ क्या हो, Q कभी जीरो ना हो। अगर ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद करते हो तो ये वाली चीज़ें याद करो तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। इतना करने के बाद अब हमने जान लिया कि रेशनल नंबर क्या है, तो हम इजी लैंग्वेज में बोलेंगे। अब से आगे हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कहना वैसे 100% उसको सही नहीं है, लेकिन वो देखने में हमें फ्रैक्शन जैसा दिखता है। ओके, ये है रेशनल नंबर, आगे है और ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता है, बट फ्रैक्शन एक रिड्यूस हो सकती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जा सकती है, और रेशनल नंबर ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ओके, ये है फर्स्ट है हमारी। अब है नेक्स्ट जो अपना लर्निंग पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सो फर्स्ट देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम 6th में 7th में सारे क्लोजर प्रॉपर्टी देखते आए हैं, बट वहाँ हमने नेचुरल नंबर की, होल नंबर की या फिर इंटीजर्स की देखी थी। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी यही है कि हम, अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये है कि कोई एक रेशनल नंबर है प्लस दूसरा भी रेशनल नंबर है, तो जो आंसर आएगा वो भी कोई एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो इसका आंसर जैसे मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो इन दोनों का आंसर मैंने एडिशन करके यहाँ एलसीएम लेके डायरेक्ट कर दिया, तो ये भी आंसर भी एक रेशनल नंबर ही होगा। यही कहलाती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, मतलब इजी लैंग्वेज में हम लिखें कि एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स is always find a rational number। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो क्लोज है एडिशन के लिए, तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड फॉर एडिशन या क्लोज्ड ओवर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या है, टू रेशनल नंबर आर ऑलवेज फाइंड
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर ले, एक में से दूसरे को माइनस करें तो पीछे जो हमारा सबटेंट बचेगा, जो माइनस आके जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा, तो नो प्रॉब्लम, हम ये भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर हम करें कि एक रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर की हम मल्टीप्लाई, कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, बट ऐसे ज़रूर लेके देखना जहाँ प्रॉब्लम हो। देखो 4 2 जा 8 एंड 5 3 जा 15। ओके, डिवीजन तो डिवाइड भी वैसे हो रहा है इस नंबर का, तो बट क्या है यहाँ अब डिवाइड कुछ भी आएगा, जैसे कि 2/3 मल्टीप्लाई 5/4, तो ये आएगा 10/12, मतलब हम लिख दें 5/6। ठीक है, ये आ गया। तो देखने से हमें क्या लग रहा है कि एडिशन कर रहे हैं दो रेशनल नंबर का, तो आंसर है वो एक रेशनल नंबर आ रहा है। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो भी रेशनल, मल्टीप्लाई में भी रेशनल, और डिवीजन में भी रेशनल आ रहा है। देखो 1 2 3 तीन चीज़ें तो हमारी सही हैं, तीन चीज़ें तो हमारी सही हैं। एडिशन के लिए यस है, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या है, यस है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम कह दें कि यस है। बट क्या होता है डिवीजन के टाइम पे, वहाँ पे यस और मे नोट भी, मतलब यस और नो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, हो भी सकता है और नहीं भी। तो हो सकता है एक रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर का डिवाइड किया तो एक रेशनल नंबर आया, ये तो हमने देख लिया, बट आ गया ये हमने देखा, बट कब नहीं आएगा ये देखना है। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए। तो उसका हम यही ले लें कि 2/3 डिवाइड 0/5, मतलब 0 का डिवाइड कर दें इसमें, 0/5 ले लो या 0 ही ले लो। देखो तो कैसे करते हैं हम, डिवीजन के लिए क्या करना पड़ता है हमें, फ्रैक्शन ऊपर वाली पहले वाली सेम, और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और आगे वाली को रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख देते हैं। ओके, तो 5 2 जा 10/3 0 जा 0, क्या 10/0, क्या 10/0 एक रेशनल आया, तो 10/0 इज़ नॉट ए रेशनल। बट आप मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ऐसी कंडीशन कभी नहीं ला सकते। ओके, तो ये हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ कंक्लूजन हमने क्या निकाला, हमने निकाला है कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट क्लोज्ड फॉर डिवीजन। ये याद रखना, ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टी में। सो स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी एक रेशनल नंबर में, मतलब मैं कहूँ कि ए कोई रेशनल नंबर है और बी कोई दूसरा रेशनल नंबर है, उन दोनों का एडिशन करें तो वो उतना ही आंसर देंगे जितना इनका ऑर्डर चेंज करने पर आएगा, मतलब बी प्लस ए करने पर आएगा। तो हम कहेंगे यस, ऐसा ही होगा, चाहे वो किसी भी तरह के रेशनल नंबर हो, क्योंकि इंटीजर में और हम कहें नेचुरल नंबर्स में या होल नंबर्स में ऐसा ही होता था, तो नो प्रॉब्लम। और अगर मैं कहूँ कि हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऐसा, तो हम कहेंगे नो, ऐसा नहीं होगा। ओके, हम कहें कि मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में यस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और डिवीजन की कहें तो डिवीजन तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, वो हम सारी चीज़ें अभी देख लेते हैं। हम कोई दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो रेशनल लें, ठीक है। जैसे हम पीछे वाले वही लें कि 1/2 प्लस 3/5, तो ये 3/5 प्लस 1/2 आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, तो यस नो प्रॉब्लम, वही आंसर आएगा। बट हम क्या करें, क्या हो अगर हम ऐसा करें कि ये हो, तो यहाँ देखिए 1/2 में से 3/5 माइनस करेंगे, एक 3/5 में से 1/2, तो सेम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप करके देख सकते हो इसको। मल्टीप्लिकेशन में फिर यस होगा और डिवीजन में नो होगा, तो ये हमारी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि वही कंक्लूजन हम क्या निकालें, फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर, एडिशन में काम करेगी, यस करेगी, तो उसके लिए यस है। बट सब्ट्रैक्शन में नो, और मल्टीप्लिकेशन में यस, बट डिवीजन में नोट। अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हो तो अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी आने वाली है, उसको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इतनी होगी कि एक रेशनल ए को एक रेशनल नंबर 1/2 3/5 ऐसे कोई नंबर आप लेट कर लेना, इनको तब सोल्व करना। ओके, ये चीज़ है। तो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि कोई तीन नंबर होते हैं ए बी सी, कोई तीन तरह के रेशनल नंबर होंगे। ओके, तो ए बी सी,
तो हम ऐड करें अगर तीनों का, तो पहले ए और बी को ऐड कर लें, उसके बाद बी और सी को ऐड करें, पहले ए और बी को ऐड करके जो रिजल्ट फाइंड होता है उसमें सी को ऐड करें, इधर बी और सी को ऐड करके फिर ए को ऐड करें। तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, यस। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो पाता है। आप करके देखेंगे, कोई 3 रेशनल नंबर लो, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, और तीनों को ऐसे आप ऐड करके और सब्ट्रैक्शन करके देखो, फिर मल्टीप्लिकेशन में यस हो जाता है, फिर डिवीजन करके देखो तो डिवीजन में फिर नो है। हम एडिशन ऐसे कर सकते हैं, इनका देखो, इनका एडिशन प्लस इसका, इनका प्लस इसका, ये क्या है, सेम आएगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, फॉर रेशनल एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए क्या है, यस, बट सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट, मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर यस है, बट डिवीजन के लिए नॉट। ओके, ये वाली चीज़ है, ठीक है। इतना होने के बाद हमारी ये प्रॉपर्टीज यहाँ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, द रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल है, जीरो का हमारे इस पूरे कैलकुलेशन में क्या रोल है। तो जीरो का क्या रोल है, देखिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ एक लाइन लिख दूँ मैं पहले, सबसे पहले, जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये वाली चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा, एडिटिव आइडेंटिटी चीज़ होती क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मतलब हम ये बोले कि यदि हम 3 है, उस 3/2 है, उसके अंदर क्या ऐड करें यहाँ कि हमारा आंसर 3/2 ही, 3/2 में हम क्या ऐड करें कि 3/2 ही रहे, तो हम कहेंगे 0। मतलब एक ऐसा नंबर जिसके ऐड करने से हमारे दिए गए नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो जीरो को इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी कहा गया है, जीरो का यही रोल है। हम जीरो को क्या करें, किसी में से माइनस कर लें तो फिर क्या होगा, हाँ वही सेम आएगा, मतलब ऐड और माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, यही जीरो का रोल है। बट आप भूल के मल्टीप्लाई और डिवीजन मत कर देना, वहाँ कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे, 3/2 में अगर हम मल्टीप्लाई जीरो की करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 0। ओके, और यदि डिवाइड अगर हमने कर दिया तो फिर तो सारा काम ही गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फिर तो ये बात हमारे चैप्टर से बाहर चली जाएगी, क्योंकि जीरो का किसी भी नंबर में डिवाइड करने से अनडिफाइंड आंसर आ जाता है हमारा। अनडिफाइंड मतलब इरेशनल टाइप का आ जाएगा कुछ, जो हमें हमारे पास हमें पता ही नहीं है कि कैसा आंसर है। तो अनडिफाइंड आ गया तो फिर हम उसको कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसका, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, ये चीज़ है। तो इतना होने के बाद जीरो का यही रोल है कि जीरो को किसी नंबर में जोड़ने या घटाने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जीरो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ये जीरो का रोल है। मल्टीप्लाई और डिवीजन में आप मत जाना, जब मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात होगी तो हम यहाँ 1 को लेंगे और वो रोल ऑफ 1 में देखेंगे हम कैसे। देखिए, द रोल ऑफ 1, तो हम फिर पहले मैं एक लाइन लिख दूँ, 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम मल्टीप्लिकेटिव बोलेंगे इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे बोलेंगे कि किसी भी नंबर में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी दूसरे नंबर की और आंसर मुझे सेम चाहिए, या मैं किसी भी नंबर में डिवाइड करूं किसी एक नंबर का और मुझे नंबर फिर वही चाहिए। मैं 3/2 सेम एग्जांपल जो है वो इसलिए ले रहा हूं कि प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा हो जाए तो आप क्या कहोगे, 3/2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 3/2 ही आए, तो वो है 1। वो कौन है, 1। और 3/2 में हम क्या डिवाइड करें कि 3/2 ही रहे, तो भी वो क्या है, 1। ठीक है ना। तो अब दोनों जगह मल्टीप्लाई और डिवीजन का हमने इकट्ठा एक साथ नाम क्या बोल दिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब किसी नंबर में एक दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वो सिर्फ 1 ही हो सकता है। 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें किसी दूसरे नंबर में तो फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि जीरो को किसी में ऐड करने या माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ता, ऐड तो एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई डिवीजन तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ आप 1 को ऐड और माइनस करोगे ना तो क्या है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर आ जाएंगे, मतलब आरोही अवरोही वो बोलते हैं हम, वो चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आप याद रखोगे। एडिटिव आइडेंटिटी कौन कहलाती है, 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन कहलाती है, 1। आप कैसे याद रखोगे कि एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या ऐड करें कि सेम का सेम नंबर आए, तो 0 ऐड करें तो 0 हो गई हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, और क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम का सेम नंबर आए तो 1, तो 1 हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, ठीक है। इतना करने के बाद हम चलते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर।
नेगेटिव ऑफ ए नंबर। अभी हमने दो चीज़ें देखी हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए चारों को हम डिस्क्राइब कर लेंगे, पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर। नेक्स्ट हमारा लर्निंग पॉइंट है नेगेटिव ऑफ ए नंबर। तो देखिए 3 है या 5 है या 7 है। 7 है, 7 का नेगेटिव क्या होगा? 7 का नेगेटिव होगा -7 या -7 हम कह सकते हैं। 2 का क्या होगा? -2। 1/5 का क्या होगा? -1/5। तो ये हमें कैसे मिल रहा है? या मैं कहूँ कि -3/2 का नेगेटिव क्या होगा? तो वो 3/2 पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे एक और नेगेटिव लगा देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये कैसे फाइंड हो रहा है? तो वो फाइंड हो रहा है बाय मल्टीप्लाइंग विद -1। -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ें फाइंड हो जाती हैं। कैसे? 3 है, 3 को हम मल्टीप्लाई करें -1 से तो क्या होगा? -3। तो 3 का नेगेटिव क्या आ गया? -3 आ गया। मतलब 3 नंबर का वैल्यू 3 की 3 है, बट वो नेगेटिव साइड से है। ओके, तो ये नेगेटिव ऑफ ए नंबर होते हैं। अब नेगेटिव ऑफ ए नंबर होने का क्या मतलब है? नेगेटिव ऑफ ए नंबर होंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या मिला? तो देखो एक्चुअल में क्या चीज़ है, इसमें -1 के मल्टीप्लाई करने से आया, इसमें -1 के मल्टीप्लाई करने से आया, इसमें -1 के मल्टीप्लाई करने से आया, ऐसे ही इसमें भी की तो ये आया, इसमें की तो ये आया। किसी भी नंबर में -1 के मल्टीप्लाई करने से उसका नेगेटिव फाइंड होता है, तो नेगेटिव ऑफ ए नंबर हो गए। अब ये कंसेप्ट हमारे कहाँ काम में आएगा कि जैसे कि आप एक चीज़ को यहाँ देखिए कि मेरे पास 5 है, मैं उसमें क्या ऐड करूँ कि मेरे को आंसर 0 मिले। आंसर मेरे को क्या लाना है? 0। तो हम देखेंगे कि 5 में क्या ऐड करें? 5 में हम 5 का नेगेटिव ऐड कर दें। 5 में हम 5 का नेगेटिव ऐड कर दें तो क्या आता है? 0 आंसर आ जाता है। तो यहाँ अगर ये चीज़ सही है तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि इसका और इसका ऐड 0 आएगा, इसका और इसका ऐड 0 आएगा, इसका और इसका ऐड 0 आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक नंबर या हर एक रेशनल नंबर, रेशनल हो, इंटीजर्स हो, तो बाकी इंटीजर होल सारे रेशनल में आ जाते हैं। हर एक उसका जो है नेगेटिव उसमें ऐड कर लें तो 0 आएगा। हर एक नंबर का नेगेटिव अगर उस नंबर में ऐड कर लें तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, ये चीज़ है, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव ऑफ ए नंबर, ठीक है ना। ये चीज़ हम कह सकते हैं। अब ये चीज़ हो गई नेगेटिव ऑफ ए नंबर। अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल क्या चीज़ है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ रेसिप्रोकल के बारे में, तो आप देखोगे कि हम कोई एक नंबर ले लें, उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए 1। देखो मल्टीप्लाई करने से 1 आना चाहिए था और ऐड करने से क्या आना चाहिए था? 0। ये चीज़ याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी मैं इन पूरी चीज़ को एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल है, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, इनको एक साथ लिख के आपको इनके बीच का डिफरेंस क्लियर करवा दूंगा। ओके, ठीक है। देखिए 2/7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो यहाँ हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्चुअल में 2/7 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 की, 7/2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए केयरफुली, 2 से 2 कटेगा, तो 2 से 2 अगर हम काटेंगे तो 1 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा। 7 से 7 तो 1 यहाँ, 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 1/1 1 हो गया। तो देखिए 2/7 में हमने 7/2 की मल्टीप्लाई करी। तो यहाँ एक्चुअल में अगर ऐसा देखें हम कि -1/2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए आंसर, तो हम कहेंगे कि 2, यहाँ 7 नीचे था, ऊपर लिख दिया हमने, 2 को उल्टा लिख दिया, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। तो मैं ऐसा कर दूँ तो क्या 1 आ रहा है? ठीक है, 1 आ रहा है भाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई -2 आ रही है और -2, और किसी भी नंबर में, सेम नंबर में उसी का डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो यस आ रहा है ना हमारा। तो यहाँ हमने क्या सीखा है, ये इस नंबर का रेसिप्रोकल कौन है? ये है। इस नंबर का रेसिप्रोकल कौन है? ये है। तो हम कहें टू गेट रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, एनी रेशनल नंबर, रेशनल लिखूँ मैं क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में रहेगा तभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आएंगे ना। रेशनल नंबर इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप इसको समझ लोगे। ओके, देखिए अब मैं डायरेक्ट करता हूँ कि 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हम कहेंगे 5/1, जो कि हम बोल सकते हैं उसको 5 भी। मतलब 5 का रेसिप्रोकल है 1/5
और 1/5 का रेसिप्रोकल है 5। अब मैं कहूँ कि 3/7 का रेसिप्रोकल कौन है, तो हम कहेंगे 7/3, और 7/3 का रेसिप्रोकल कौन है 3/7। ओके, नो प्रॉब्लम। देख रहे हो आप केयरफुली इस चीज़ को, आप आई थिंक कि आप समझ रहे होगे कि रेसिप्रोकल में क्या करना होता है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में ऊपर नीचे चेंज कर देने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या है 4 चीज़ों को कंप्लीट क्या है डिस्क्राइब किया है। अभी मैं बता देता हूँ आपको, देखिए एक साथ इकट्ठा करेंगे हम इनको। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी को कहें कि गेटिंग जीरो, गेटिंग जीरो फ्रॉम ऐड या सब्ट्रैक्शन। ओके, जीरो लाना है ऐड करके या मतलब एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके। ओके, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये क्या रहेगी, देखिए गेटिंग 1 फ्रॉम मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवीजन। ओके भाई, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें हम किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर का, लेकिन 1 आंसर आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्शन करें तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम देखेंगे नेगेटिव ऑफ ए नंबर, या इनवर्स बोल देते हैं हम इसको, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। नेगेटिव ऑफ ए नंबर, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव ऑफ ए नंबर में हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, चेंज द साइन, चेंज द साइन। जैसे यहाँ एक चीज़ समझिए, देखिए 7 का नेगेटिव लेने के लिए, नेगेटिव 7 मतलब प्लस का है तो माइनस लगा दो तो उसका नेगेटिव आ गया, 2 प्लस का है तो नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव है नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, यहाँ 3/2 नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दो, बस साइन चेंज कर दो तो हमें नेगेटिव ऑफ ए नंबर मिल जाता है। टू गेटिंग नेगेटिव ऑफ ए नंबर चेंज द साइन, बस साइन चेंज कर दो, इतना याद रखो। ठीक है, अब देखो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तो देखिए क्या है, इनवर्स भी बोलते हैं हम रेसिप्रोकल को, इसको इनवर्स नहीं बोलेंगे हम, इसको इनवर्स बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कीजिए, जैसे 3/7 है तो 7/3 कर दीजिए, तो उसका 3/7 का रेसिप्रोकल मिल जाएगा हमें 7/3 के रूप में। ओके, ये चीज़ है, ये रेसिप्रोकल है। तो इन 4 चीज़ों में आप कभी भी कंफ्यूज होगे तो इन चीज़ों को आपको केयरफुली याद रखना है। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ को राइट जरूर करें ताकि आपको याद रहे बार बार। ओके, और इस चैप्टर को करने के लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यही हमारे काम में आएगी। अब हमारी एक लास्ट चीज़ है बेसिक्स की, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, तो वो हमारी एक बची हुई है, उसको क्लियर कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर रेशनल नंबर। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास क्या है, ए नंबर है, बी प्लस सी है, मतलब ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी में हो रही है, ए की यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ क्या है, ए की मल्टीप्लाई बी से, अगर 7th किसी बच्चे ने क्लियर नहीं की अच्छे से तो उसको प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है। तो यहाँ होगी ए मल्टीप्लाई बी। ओके, और फिर ए की सी से करेंगे और ये वाला साइन यहाँ लगाएंगे तो ए मल्टीप्लाई सी। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये रेशनल नंबर पे भी काम करती है। कैसे करती है, देखिए ये है हमारा एक क्वेश्चन, तो हम इसको विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट बोर्ड मास के हिसाब से पहले इसको भूल जाओ, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ये तो एज इट इज आया, और ब्रैकेट के अंदर में 5 3 15, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 5 3 जा पे किया और 3 इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ 9, और प्लस इसको डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 1 जा 5। ओके, तो अब क्या आया, 14/15 आया। ठीक है, और ये बाहर बैठा है तो ब्रैकेट को रिमूव करते ही क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, मल्टीप्लाई होने से ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। ऐसे हम काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए, शायद थोड़ा दिखा नहीं होगा आपको, तो हम ऐसे इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा, ऊपर बचा 7 1 जा 7 और नीचे 15 1 जा 15। ये हमारा आंसर आया है विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम चलते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसी चीज़ को अगर हम करें इस
सिस्टम से करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हम करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 3/5। ओके, फिर प्लस का साइन, फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। ओके, ये चीज़ है। तो ये देखिए, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 3 × 1 = 3/10 प्लस इनका क्या है 1/6। अब हम देखेंगे कि 1 और ओके, इसको हम सोल्व करेंगे 10 and 6 का अगर हम एलसीएम ले तो 10 20 30 आएगा। ओके, तो 10 3 जा और 3 3 जा 9 और 6 5 जा 5 5 1 जा 5। ओके, तो ये क्या हमारे पास आता है 9 and 5 14, थोड़ा ऊपर को 14/30। और क्योंकि ये दोनों इवन नंबर हैं तो 2 से रिड्यूस होंगे, 2 7 जार्स 2 15 जार्स, तो 7/15। तो वही सेम चीज़ आ रही है। तो हम क्या है, इस चीज़ को इस चीज़ से भी कर सकते हैं। तो किसी भी एक ऐसी इक्वेशन को इस तरह से सोल्व कर लेना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे लिए कहलाती है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। मतलब यहाँ एडिशन का साइन है, यहाँ अगर नेगेटिव का साइन होता तो यहाँ नेगेटिव आता, मतलब यहाँ नेगेटिव आता। ओके, माइनस का साइन आता। ठीक है, ये क्या है, ओवर एडिशन है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर इज वर्किंग प्रॉपरली। ओके, तो ये हमारा आज की क्लास का जो है बेसिक कंसेप्ट, बेसिक्स। देखिए, हर एक क्लास से पहले बेसिक तो करना ही पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, 1 मिनट में ही पूरा सिलेबस करना चाहते हो, तो इस चैनल पर या इन क्लासेज में तो नहीं हो पाएगा। कंप्लीट पूरा करके ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो हमारी बेसिक्स की क्लास यहीं आज होती है कंप्लीट। बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है, मतलब एक्सरसाइज 1.1 नहीं, बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो ये चीज़ करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।